498 ए के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। माता पिता को पैसे भेजना, पत्नी से घर के खर्चे का हिसाब रखना, शादी में फाइनेंशियल कंट्रोल, क्या ये आम बातें पति और उसके परिवार को जेल भिजवा सकती हैं? सिर्फ सेक्शन 498 ए आईपीसी के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा और सख्त जवाब दिया है और यह फैसला भारत में क्रूएलिटी के कानून को देखने का नजरिया बदल देता है। तो चलिए ये मामला समझते हैं, ये क्या है, ये मामला किस बारे में है। ये जो सेशन है 2025 के एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट फैसले को सरल भाषा में समझाने के लिए हम आपके लिए फैसला, ये जो सेशन है, वीडियो है, ये लाए हैं। और केस का नाम है बेलिडे स्वागत कुमार बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना। बेलिडे स्वागत कुमार बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है, कोर्ट ने सेक्शन 498 ए के तहत पूरा दर्ज क्रिमिनल केस ही रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि रोजमर्रा के जो मार्शल डिस्प्यूट हैं, शादीशुदा गृहस्थी के जो छोटे मोटे झगड़े हैं, जो पैसे से जुड़ा हुआ कंट्रोल जैसे सवाल हैं, या माता पिता को आर्थिक मदद पहुंचाना है, इनको क्रिमिनल क्रूएलिटी नहीं बनाया जा सकता। यह फैसला खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, किसके लिए? मैरिड कपल्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, वकीलों के लिए और उन सभी के लिए जो 498 ए के मिसयूज से जूझ रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले केस के फैक्ट्स को समझते हैं। असल में इस मामले के अंदर हुआ क्या था। पति और पत्नी दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शादी उनकी दिसंबर 2016 में हुई और दोनों मिशिगन यूएसए में रहने लगे। उनका बेटा अप्रैल 2019 में पैदा हुआ। आपसी विवाद के बाद पत्नी बच्चे के साथ अगस्त 2019 में भारत लौट आई। इसके बाद पति ने जनवरी 2022 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि आरसीआर के लिए लीगल नोटिस भेज दिया पत्नी को। कुछ ही दिनों बाद पत्नी ने पति और उसके परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ सेक्शन 498 ए आईपीसी और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी। समझिएगा पूरे मामले को और समझते हैं कि इस मामले के अंदर पत्नी द्वारा क्या आरोप लगाए गए। पत्नी की तरफ से एफआईआर में यह आरोप लगाए गए कि पहला, पति अपने माता पिता और भाई को पैसे भेजता था। अरे भाई, इसमें क्या गलत होगी? वो उसके फैमिली मेंबर्स नहीं थे, तो ये मेंटल क्रूएलिटी होगी। कुछ भी। पत्नी ने आर्ग्यूमेंट लिया कि पति अपने माता पिता और भाई को पैसे भेजता था। दूसरा, पत्नी से एक्सेल शीट में घर के खर्चे का हिसाब रखने के लिए कहता था। पत्नी को कहता था कि तुम फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करो, कंट्रोल रखो, खर्चे कम करो और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट बनाओ कि क्या खर्चा हो रहा है। और तीसरा, पति का जो फाइनेंशियल डोमिनेंस था घर में। और चौथा, प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी के दौरान पत्नी की केयर नहीं हुई, ये सवाल पत्नी ने उठाए। और पांचवा, 1 करोड़ डाउरी डिमांड का आरोप भी लगाया पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर, लेकिन बिना किसी डिटेल के, सिर्फ आरोप लगाए, हवा में बातें की, बिना किसी सबूत के। इन आरोपों के आधार पर क्रिमिनल मशीनरी चालू कर दी गई, केस चालू कर दिया गया। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जांचा? सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि क्या ये आरोप मान भी लिए जाएं तो क्या ये धारा 498 ए आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड की है, अब तो कानून बदल गया है, अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि जो क्रूएलिटी वाला जो ऑफेंस था, जो पहले 498 ए आईपीसी के तहत था, वो बीएनएस के अंदर कौन से प्रावधान के अंदर आ गया। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये केस उसके लिए भी रेलिवेंट होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। सेक्शन 498 ए आईपीसी के तहत क्रूएलिटी की लीगल डिफिनीशन के अंदर क्या ये सब कुछ आता है? कोर्ट ने ये भी बोला, क्या ये आरोप अगर सच भी मान लिए जाएं तो क्या ये धारा 498 ए आईपीसी के तहत जो क्रूएलिटी की परिभाषा है उसके तहत आएंगे क्या? कोर्ट ने पूछ ही लिया
कि क्या स्पेसिफिक इंसिडेंट बताए गए हैं, क्या आपने वो इंसिडेंट नैरेट किए गए हैं जब आपके साथ क्रूएलिटी की, क्या कोई मेंटल या फिजिकल हार्म दिखाया गया कि आपके शरीर पर कोई निशान है या कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ, उसके कोई एविडेंस पेश किए गए? ये बताइए। क्या आरोप वेग और ऑमनिमस हैं या स्पष्ट है? क्या जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ वेग हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, स्पष्ट नहीं है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। अब इसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस केस के अंदर महत्वपूर्ण टिप्पणियों की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर जो सबसे पहली महत्वपूर्ण टिप्पणी दी वो यही कि माता पिता और भाई को पैसे भेजना क्रूएलिटी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि जैसे पत्नी और बच्चे उस व्यक्ति के डिपेंडेंट हैं, उसी तरह उसके माता पिता और भाई जो है वो भी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो उनके भी खर्चे का ध्यान पति को रखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। माता पिता को पैसे भेजना क्रूएलिटी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि पति का अपने माता पिता को पैसे भेजना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता। यह इंडियन सोसाइटी की एक सामान्य सच्चाई है, ये कॉमन रियलिटी है। दूसरा जो बात कोर्ट ने बोला वो बोली कि जो खर्च का हिसाब मांगना भी क्रूएलिटी नहीं है। अब पत्नी खर्चा कर रही है घर में, ठीक है, जो पैसे का हिसाब किताब है, अल्टीमेटली कितनी सेविंग हुई, घर खर्च कैसे आगे बढ़ेगा, क्या चीज है, हम जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, कुछ सेव भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इसमें पत्नी से यह पूछ लिया कि तुम मुझे ब्योरे वाइज एक्सप्लेन करके बताओ या एक एक्सेल शीट में डेटा दो कि कितना खर्चा हुआ, तो इसमें गलत क्या है? आजकल तो लोग सॉफ्टवेयर वगैरह का मैनेज करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, तो ये क्रूएलिटी कैसे होगी? ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि खर्च का जो हिसाब मांगना है वो क्रूएलिटी नहीं है। अगर पति पत्नी से खर्च का रिकॉर्ड रखने को कहे तो ये सेक्शन 498 ए आईपीसी के तहत क्रूएलिटी का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल कंट्रोल जब तक उससे नुकसान न हो वो क्राइम नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आगे मैरिज के वियर एंड टीयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। जो शादीशुदा जिंदगी की नॉर्मल छिटपुट झगड़े हैं वो क्राइम नहीं है, वो क्रूएलिटी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये बातें शादी के सामान्य उतार चढ़ाव हैं। हर मैरिटल डिसएग्रीमेंट को क्रिमिनल केस में नहीं बदला जा सकता। और चौथा पॉइंट जो वेग एफआईआर से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वेग एफआईआर है जिसमें आपने स्पष्टता नहीं दिखाई है, स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया गया है, उससे क्रिमिनल लॉ नहीं चलेगा। कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में कोई तारीख का मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक घटना का मेंशन नहीं है, कोई इंजरी या हार्म तक शो नहीं किया गया है। कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट किया कि क्रूएलिटी बिना स्पेसिफिक इंसिडेंट के साबित नहीं हो सकती। सिर्फ हरासमेंट या फिर डाउरी डिमांड शब्द लिख देना काफी नहीं होता, आपको उनके सबूत भी देने होते हैं और वो यहां पर मिसिंग है। जो पांचवा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा वो ये बोला कि जो क्रिमिनल लॉ है वो बदला लेने का हथियार नहीं है। मतलब यहां पे जो पत्नी ने जो केस कराया वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बदला लेने की मंशा से किया था, ठीक है। कोर्ट की जो सबसे सख्त टिप्पणी थी वो यही थी कि क्रिमिनल लिटिगेशन को पर्सनल वेंडेटा का टूल नहीं बनने दिया जा सकता। जो क्रिमिनल लिटिगेशन है उसको पर्सनल वेंडेटा, बदला लेने का जो हथियार है वो नहीं बनाया जा सकता। जो 498 का मिसयूज है वो जेन्युइन मामलों को भी कमजोर कर देता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्या शादी के सामान्य झगड़ों को क्रिमिनल केस बना देना काफी है या बना देना सही है या नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 498 ए इंडियन पिनल कोड पर कोर्ट की क्या राय है उसको समझते हैं। कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया इस मामले के अंदर जो सेक्शन 498 ए आईपीसी है उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। क्या है? स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ क्रूएलिटी होना चाहिए, कि वो स्पष्ट मौके जहां पर क्रूएलिटी की गई हो उनके बारे में जिक्र होना चाहिए, उनके साक्ष्य होने चाहिए,
उनके एविडेंसेस होने चाहिए। दूसरा, मेंटल या फिजिकल हार्म का भी सबूत होना चाहिए। और तीसरा, एक सीरीज ऑफ ऑफेंडिंग एक्ट्स होने चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। और चौथा, हर एक्यूज्ड की स्पेसिफिक रोल होनी चाहिए। जो भी आप एक्यूज्ड का नाम एफआईआर में लिखवा रहे हो, उसका स्पेसिफिक रोल उन मामलों के अंदर क्या था वो होना चाहिए। इसके बिना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। अब बात करते हैं ये मामला इतना अहम महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो ये जजमेंट है ये पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करता है, अननेसेसरी अरेस्ट से रोकता है और ड्यू प्रोसेस को भी मजबूत करता है। इसके साथ साथ सिविल डिस्प्यूट और क्रिमिनल लॉ में फर्क बताता है और 498 मिसयूज पर सख्त संदेश भी देता है। कोर्ट ने यहां पर जेन्युइन क्रुएलिटी केसेस को कमजोर नहीं किया, यह बात भी समझने की है, बल्कि बेबुनियाद मामलों को फिल्टर किया है। अब समझते हैं कि इस मामले में क्या नतीजा निकला, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील इस मामले के अंदर अलाउ की और पूरी जो एफआईआर थी पति और उसके घर वालों के अगेंस्ट उसको क्वैश कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। और तीसरा, हाई कोर्ट का जो आदेश था इस मामले में उसको रद्द कर दिया और सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को समाप्त कर दिया पति और उसके परिवार के अगेंस्ट। तो अब हम अंत में अपने इस सेशन के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कंक्लूजन ये है कि ये जो केस है समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देता है। ये फैसला जो है बैलेंस को रिस्टोर करता है। ये मानता है कि इंडियन फैमिली सिस्टम की हकीकत है कि भाई जो पति होगा या मेल मेंबर होगा वो अपने माता पिता का ध्यान रखता है, उसके लिए खर्चा भेज सकता है, छोटे भाई का भी ध्यान रख सकता है। और जो स्पेसिफिक क्रुएलिटी है उसकी जरूरत होती है ऐसे मामलों के अंदर, आपको उसका एविडेंस देना होता है। आरोप लगाने से काम नहीं चलता है। संदेश क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है कि हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्रिमिनल कोर्ट का मामला नहीं होता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर इस वीडियो ने आपको सेक्शन 498 ए आईपीसी की सही समझ देने में थोड़ी भी मदद की हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिएगा कि क्या क्रिमिनल लॉ के मिसयूज पर और सख्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बात का जवाब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप जुडिशरी और एपीओ प्रिपरेशन के लिए दून लॉ मेंटर ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।